एक चोर को थाने में पकड़कर लाया जाता है। फिर उसको पूछा जाता है तो वो कुछ भी बताता नहीं है। अब ऐसे में जो पुलिस वाले होते हैं वो चोर को पीटने लगते हैं। चोर को जब पीटते हैं तो चोर बार बार यही कहता है कि मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अब जब वही थाने में वो पीटा जा रहा था तभी वहां पर जो वहां की महिला दरोगा थी वो आती है और देखती है और पूछती है कि आखिर में मामला क्या है, क्यों इस लड़के को तुम लोग मार रहे हो। अब जो सिपाही होते हैं वहां के वो बताते हैं कि दरअसल इसने चोरी की है और इसीलिए ये अपना जुर्म कबूल नहीं रहा है और यही कह रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अब ऐसे में फिर वो जो महिला थी, दरोगा महिला जो होती है, वो उस आदमी के करीब में जाती है। फिर वो कुछ ऐसा देखती है कि बिल्कुल देख के उस आदमी को देखकर वो हैरान और एकदम परेशान हो जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक आती है। दरअसल वो आदमी, वो युवक कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति था। जो घटना है काफी ज्यादा रोमांचक घटना है। इस घटना को अगर आपको पूरा जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहना होगा आपको। तो आदाब, शस्तिका, नमस्कार। हाजिर हूं मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक का परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा, अपना ख्याल रख रहा होगा। इस घटना का जो जिक्र करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हाईवे क्राइम तक का जो परिवार है अभी नया नया है, तो आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले कि जितना से जितना ज्यादा हो सके इस घटना को दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर किया कीजिए। ऐसी घटना सुनाने का उद्देश्य हमारा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको जागरूक करना है। दाऊद खान जोधपुर से हैं, तो दाऊद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। और उन्होंने अपने दोस्त का भी नाम लिया है, उनके दोस्त का नाम नवादिश है। तो दाऊद और नवादिश जी आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न लेते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल कुछ साल पहले कल्पना चौधरी का रवि चौधरी से विवाह होता है। दोनों की जो शादी थी बड़ी धूमधाम से होती है। जो लड़का था काफी ज्यादा पैसे वाला था, घर परिवार भी अच्छा था, और कल्पना चौधरी है उसके पिताजी भी सरकारी अध्यापक थे। तो जाहिर सी बात है दोनों का परिवार काफी पढ़ा लिखा था और दोनों का परिवार काफी अच्छा था। दोनों का विवाह तय होता है और दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की शादी हो जाती है तो सब कुछ शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। जो कल्पना चौधरी है वो अपनी घर गृहस्थी संभालती और अपने घर का काम करती। लेकिन धीरे धीरे कुछ जो ही वक्त बीतता है, जो कल्पना चौधरी की सास थी ममता चौधरी अक्सर प्रताड़ित किया करती। अक्सर उनको दहेज के लिए भी ताने दिया करती। जो कि कल्पना चौधरी खुद एक सरकारी अध्यापक की बेटी थी, तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई सामान दहेज का नहीं था जो उसने दहेज में वो लाई नहीं थी। लेकिन जो कल्पना चौधरी की सास होती हैं वो उसको बार बार कार के ताने देती हैं। अब कल्पना चौधरी को क्योंकि वो वहां पर उसको रहना था और अपनी घर गृहस्थी संभालनी थी, तो वो अपनी सास का ताना सुनकर सह लिया करती। अब जो कल्पना चौधरी की जो सास है उनका दिन पर दिन उनका जो रवैया है वो काफी ज्यादा उसके प्रति दिन पर दिन खौफनाक होते जा रहा था। अब कल्पना चौधरी की जो ननद थी वो भी कहीं ना कहीं उसको ताने मारती, बात बात में लड़ाई करती। अब ऐसे में जब कल्पना अपने पति रवि को ये बात बताती तो वो भी अनदेखा कर देता और कहता कि मम्मी है, अपनी माँ समझकर बात को अनदेखा कर दिया। कल्पना भी उनकी बातों को अनदेखा कर देती थी। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। फिर ऐसे ही जो कल्पना का पति था रवि, धीरे धीरे वो भी उसको काफी ज्यादा प्रताड़ना उसके ऊपर करने लगा। यानी कि वो भी शराब पीकर आता, कल्पना से लड़ाई झगड़ा करता, और कल्पना से फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो शराब की लत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो रवि था वो कल्पना को शराब के नशे में मारने पीटने लगता है। जब भी शराब की वो नशे में आता, कल्पना को गंदी गंदी गालियां देता। फिर यहाँ भी सब तक ठीक था, कल्पना सह रही थी। फिर ऐसे ही देखते देखते जो कल्पना का पति था वो उसके माँ बाप को भी बहुत गंदी गंदी गालियां देता और भला बुरा कहता। अब जो कल्पना थी उस तक बात थी तो ठीक थी, अब कहीं ना कहीं उसके घर वालों का सम्मान भी था। वो कब तक ये सब सहती। अब जो कल्पना है वो आवाज उठाने लगती है। अब जैसे ही वो अपनी आवाज उठाती है तो जो उसका पति होता है गुस्से में उसको कभी बेल्ट से मारता, कभी उसको डंडे से पीटता। ऐसा ही जब फिर
उसकी जो सास थी वो पहले से ही कल्पना को परेशान करती है। अब कल्पना बिल्कुल देखते देखते 2 साल बीत जाता है। अब कल्पना के प्रति जो ससुराल वालों का रवैया था वो दिन पर दिन गंदा होते जाता है। अब ऐसे ही फिर कल्पना अपने घर वालों को ये बात बताती है और फिर घर वाले थे कल्पना को अपने घर बुला लेते हैं। यानी अब जो कल्पना है वो अपने मायके चली जाती है। मायके पे जब वो 6 महीने रहती है और ससुराल वालों का ना उसके पति का कोई फोन आता है ना कोई खोज खबर आती है। बाद में पता चलता है कि जो रवि था वो कल्पना को तलाक दे देता है। अब वो काफी रोती है धोती है। घर वाले भी, उसके माँ बाप कल्पना को समझाते हैं कि चलो छोड़ो, जाने दो, तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, पढ़ी लिखी हो, रहने दो, कब तक आखिर में तुम अपने पति का अत्याचार सहती, छोड़ने दो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वो हो गया। अब अपनी मंजिल कुछ और देखो, पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अब क्या था, कल्पना अब फिर से जो उसने पढ़ाई छोड़ चुकी थी अब वो फिर से अपनी पढ़ाई शुरुआत करती है और सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है। ऐसा ही एक दिन दरोगा भर्ती का फॉर्म निकलता है। उसमें कल्पना वो फॉर्म भरती है और मेहनत करना शुरू कर देती है। दिन रात वो मेहनत करती है, पढ़ाई करती है और देखते ही देखते कल्पना का भाग्य बदल जाता है। उस दरोगा भर्ती में कल्पना पास कर लेती है। पास करके जो कल्पना थी अब वो दरोगा बन जाती है। अब घर में भी काफी खुशी का माहौल था। अब जब वो कल्पना दरोगा बन जाती है तो दूर दूर से कल्पना के रिश्ते आने लगते हैं। अब ऐसे में जो कल्पना थी अभी अभी हाल ही में 1 साल हुआ वो अपनी तलाकशुदा जिंदगी से बाहर निकली थी और उसने अपने पति का अत्याचार, अपने ससुराल वालों का अत्याचार उसने सहा था कि अभी वो शादी करने के मूड में नहीं थे। अब ऐसे ही उसकी पोस्टिंग हो जाती है और वहां वो जाकर ज्वाइनिंग करती है। वहां पे जो अपना कर्तव्य था, ड्यूटी थी, बड़ी ईमानदारी से कल्पना निभाती है। हर कोई कल्पना की जहां भी पोस्टिंग होती वो तारीफ करता। ऐसे ही कल्पना की एक थाने में पोस्टिंग लगती है। कल्पना उस थाने में चार्ज संभालती है और दरोगा बनकर वहां अपना कार्यभार संभालती है। तभी वहां पर एक दिन एक चोर पकड़ कर आता है और उस चोर को सिपाही मिलकर खूब पीट रहे होते हैं। तभी जो है कल्पना वहां जाती है और पूछती है कि क्या मामला है, क्यों तुम इस लड़के को मार रहे हो। फिर वो बताते हैं कि ये सरकारी गोदाम में माल पड़ा था, इसने उस माल को चोरी किया है। अब जब कल्पना की नजर उस चोर पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो चोर जो था वो कोई और नहीं बल्कि कल्पना का तलाकशुदा पति था, जो 5 साल पहले ही जिससे उसका तलाक हुआ था। अब वो देखती है तो उस चोर को पहचान जाती है। वो भी अपनी पत्नी को पहचान जाता है। अब कल्पना के हाथ पैर जोड़ने लगता है और कहता है कि कल्पना मुझे बचा लो। दरोगा थी वो अपने सिपाहियों से कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं देखती हूँ कि आखिर में इसने क्या जुर्म किया है। तलाकशुदा पति से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों लोग तुमको पीट रहे हैं, क्यों तुमने चोरी की है। तब वो कहता है, फिर बताता है कि दरअसल मुझे चोरी की लत लग गई और मैं एक जगह सरकारी गोदाम में चोरी करते हुए पकड़ा गया तो इन लोगों ने मुझे रंगों हाथ पकड़ लिया और मुझे लाकर पीट रहे हैं। अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, मुझे यहाँ से छुड़वा लो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब जो उसकी पत्नी थी उसकी हालत देखकर उस पर उसको दया आ जाती है। फिर वो अपने सिपाहियों से उसे छोड़ने का आदेश देती है। फिर जो उसका पति था रवि उससे कहता है, कल्पना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कल्पना कहती है कि ठीक है, तुम गार्डन में मुझको कल आकर मिलना। वो कल्पना से उसका फोन नंबर भी मांगता है तो कल्पना अपना नंबर नहीं देती है, कहती है तुम्हें जो भी बात करनी है कल हम मिलकर सामने से कर लेंगे। अब ऐसे में थाने के थोड़ी 30 किलोमीटर की दूरी पर एक पार्क था जहां कल्पना और उसका पति दोनों मिलते हैं। अब दोनों की जब मुलाकात होती है तो जो उसका पति था कल्पना को देखकर सिसक कर रोने लगता है। फिर कल्पना पूछती है कि आखिर में तुम क्यों रो रहे हो। तो बताता है कि कल्पना, मैंने तुम्हें जिस दिन से छोड़ा उस दिन से मेरी जिंदगी, मेरा परिवार बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया। कल्पना फिर पूछती है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ। तो फिर वो बताता है
कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा दरअसल पहले जब तुम थी तभी मेरा किसी से चक्कर चल रहा था और वो लड़की मुझको अक्सर पैसे मांगती और मैं उसको पैसे दिया करता। जब तुमसे तलाक हो जाता है तो फिर उसके बाद से मैंने उससे शादी कर ली और जो मेरी माँ थी वो देखते ही देखते धीरे धीरे बीमार पड़ गई और बीमार पड़ के वो भी उनकी मौत हो गई। अब जो बहन थी वो शादी करके अपने घर चली गई और जो मेरी पत्नी थी अब वो मुझको पैसे के लिए बार बार टॉर्चर करने लगती। जो मेरा बिजनेस था वो सही नहीं चल रहा था, तभी वो मुझे पैसे के लिए छोड़ के किसी और के साथ चली जाती है और ऐसे में मैं अकेला पड़ गया और उसके बाद से माँ भी नहीं रही, बहन भी अपने ससुराल चली गई और ऐसे में मुझे शराब की लत लग गई। मैं शराब पीने लगा और अपने गम में चूर रहता और जब मेरे पास शराब पीने को पैसे नहीं होते तो फिर मैं इधर उधर लोगों से उधारी मांगता। अब उधार भी इतना हो गया था कि हर कोई मुझे पैसा देने से मना कर देता। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता कि मैं चोरी करने लगा। अब इसी तरह मेरी आदत हो गई चोरी करने की और मैं एक जगह सरकारी गोदाम में चोरी करते हुए पकड़ा गया और थाने में लाकर लोग मेरी पिटाई करने लगे। तुम ना रहती तो मुझे जेल से कौन छुड़ाता। फिर रवि पूछता है तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम तो दरोगा बन गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन तुम मुझे ऐसे मिलोगी, वो भी इस रूप में मिलोगी। कहता है कि सही किसी ने कहा है कि जो महिला होती है वो एक काली चंडी का रूप होती है। आज मैंने देख लिया, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरे साथ इतना अच्छा किया। और फिर वो पूछता है कि तुम्हारे परिवार कैसा है, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं। कल्पना कहती है कि मेरे माँ बाप सब कुशल हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मंगलमय है। अब फिर जो रवि था वो अपने किए की माफी मांगने लगता है और कल्पना के पैरों में गिर जाता है और उसे पैर पकड़कर उससे माफी मांगता है। कहता है कल्पना तुम मुझे माफ कर दो और मेरे पास जो भी मेरी जमीन जायदाद बची है मैं चाहता हूँ कि मैं उसको तुम्हारे नाम कर दूं, क्योंकि क्या भरोसा मैं कितने दिन तक जिंदा रहूं और हो सकता है शराब के नशे में मैं ये सब भी गवा बैठूं। और फिर कल्पना कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी जायदाद लेकर क्या करूंगी। एक औरत को जायदाद तो मैंने भी बना ली है, एक औरत को प्यार चाहिए होता है, सम्मान चाहिए होता है, जो मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार वालों से कभी नहीं मिला। ऐसे में जो रवि था वो शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता है। अब फिर क्या था, अब फिर वो नजर झुकाए कल्पना से पूछता है कल्पना क्या तुम मुझे दोबारा अपनी जिंदगी में अपनाओगी। कल्पना कुछ देर सोचती है और फिर कहती है कि देखो एक डीएसपी है, डीएसपी से मेरे घर वालों ने मेरा विवाह तय कर दिया है। अगले महीने ही मेरी शादी है। तुमने आने में देर कर दी। अगर मेरा विवाह उनसे तय न हुआ होता और अगले महीने की तारीख ना होती तो शायद मैं तुम्हें अपनाने के लिए एक बार सोचती। अब क्या था, फिर से एक बार कल्पना और रवि एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं और फिर अगला महीना आता है और कल्पना डीएसपी के साथ विवाह कर लेती है। ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।